हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 से जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं रिवाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा वो। तो पार्ट बी वाली बुक हमारी जो है उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारे सामने आ चुका है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट ये दो चैप्टर मिला के हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है वो 15 मार्क्स का आने वाला है। तो अगर हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस चैप्टर की वेटेज देखें तो आप लेके चल सकते हैं 6 to 7 मार्क्स में इस चैप्टर की वेटेज है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6-7 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन आपको मिलने वाला है टोटल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास आ गया फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट को बहुत सिंपली तरीके से समझाऊं तो आप यहाँ समझिए फाइनेंशियल मार्केट क्या है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है। ठीक है, किसके बीच में लिंक है वो? ठीक है, उन लोगों के पास जो कि सेवर्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और उनके बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको पैसा चाहिए। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से। ये हमारी हैं डेफिसिट यूनिट्स, और ये सेवर्स हमारी होती है सरप्लस यूनिट्स, मतलब इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, ये हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, जनता। ठीक, तो फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों को लिंक करके चलती है। ठीक है, लोग सेवर्स अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हमारे बैंक हो गए, ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए, हमारी शेयर मार्केट हो गई, जो लोगों का पैसा कंपनीज को देती हैं। ठीक है, ताकि कंपनीज इस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करें और इस पैसे से एक अच्छा खासा रिटर्न बनाए और वो रिटर्न दे फाइनेंशियल मार्केट को, और फाइनेंशियल मार्केट वो रिटर्न आगे इसको दे पाए, सेवर्स को दे पाए, हाउस होल्ड को दे पाए रिटर्न। इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट काम करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक मिडल मैन है, ब्रोकर की तरह काम कर रही है। ये पैसा देगी इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इन्वेस्टर्स इस पैसे का यूज़ जुडिशियसली करेंगे, बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे इस पैसे का। उन्हें पता है पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। वो अपने प्रोडक्शन में इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ में इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। और जब वो ग्रोथ करेंगे तो ग्रोथ करने के बाद वो फाइनेंशियल मार्केट को रिटर्न देंगे इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, और वो रिटर्न जितना आएगा उसमें से थोड़ा सा रिटर्न फाइनेंशियल मार्केट किसको दे देगी? हमारे सेवर्स को दे देती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट कुछ नहीं करे, फाइनेंशियल मार्केट एक ट्रांजैक्शन को सेटल आउट कर रही है। वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है हमारे कहाँ से? सेवर्स के थ्रू, दैट इज सरप्लस यूनिट के थ्रू, हाउस होल्ड के थ्रू, जनता के थ्रू स्टार्ट होती है। फाइनेंशियल मार्केट के पास पैसा आता है, बैंक्स के पास पैसा आता है। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन आते हैं? हमारे बैंक्स। ठीक है, हमारी शेयर मार्केट। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है। उसके बाद ये पैसा आगे दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर इस पैसे का सही से यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बेस्ट एंड जुडिशियस मैनर में यूज़ करने के बाद वो पैसा जो है अपना जमा कराएंगे फाइनेंशियल मार्केट में, या इंटरेस्ट देंगे फाइनेंशियल मार्केट को, और फाइनेंशियल मार्केट आगे वही रिटर्न के रूप में हमें दे देगी। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट होती है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है। ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट आर द लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स। This market transfer the money from those who have surplus money to those who are in need of investment. Generally, investors are called surplus unit and the business enterprise are called deficit unit. तो ध्यान रखे चलना, जितने भी इन्वेस्टर हैं हमारे पास, जिनके पास पैसा है लगाने के लिए, वो सब हमारे क्या होंगे? सरप्लस यूनिट होंगे। और जिनके पास पैसे की कमी है वो सारे हमारे डेफिसिट यूनिट हैं। जिनके पास पैसे की कमी है, जिनको पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, ले लो भाई। तो हाउस होल्ड हो गए हमारे। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज भी हो सकते हैं। कंपनीज भी अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाती हैं, हाउस होल्ड भी अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं, और ये सब उनको देते हैं बिजनेस यूनिट को, या ऐसे इन्वेस्टमेंट यूनिट्स को देते हैं जिनको पैसे की नीड होती है। ठीक है, तो ये पैसा लगाने में काम आती है हमारी। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर करती है मनी को सरप्लस से डेफिसिट यूनिट तक। ठीक है, और फंड जो है फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स के थ्रू एलोकेट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। ठीक है, सो सबसे पहला आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ओके, ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपकी जो सेविंग है, ठीक है, उसको मोबिलाइज करेगा। मोबिलाइज का मतलब है अलग अलग जगह से इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो पैसा है, ठीक है, कोई इंसान कह रहा है 100 रुपये लगाऊंगा, कोई कह रहा है 500 लगाऊंगा, कोई कह रहा है 1000 लगाऊंगा। हर इंसान लगा रहा है। जैसे बैंक है, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कोई इंसान अपने 100 रुपये जमा करा रहा है, हो सकता है कोई लाख जमा करा रहा है, हो सकता है अपने कोई करोड़ करा रहा है। उस सारे पैसा को इकट्ठा करके बैंक आगे किसी ना किसी को देगा ही, लोन के रूप में देता है। ठीक है, ऐसे शेयर मार्केट के अंदर कोई इंसान 10 का शेयर खरीद रहा है, कोई 10,000 का शेयर खरीद रहा है टाइम पे, कोई 10 लाख का भी खरीद रहा है, और कोई 10 करोड़ का भी खरीद रहा है। शेयर मार्केट वो सारे पैसे को इकट्ठा करके
किसी ना किसी कंपनी को आगे दे रही है, यही चलता है और कुछ नहीं। तो हमें सेविंग को मोबिलाइज करना है, एक सही दिशा देनी है और उस सारे पैसों को इकट्ठा करके चैनलाइज में लिंक करना है मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में। सिंपल भाषा में कहूँ तो पैसा अपने पास रखने से नहीं बढ़ेगा, सेव करने से कभी पैसा नहीं बढ़ता। उस पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी तरफ से वो सही यूटिलाइजेशन किसके थ्रू होगा? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। आप फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा और आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। दूसरा, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। देखिए जितने भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे शेयर हैं, बॉन्ड है, डिवेंचर्स हैं, इन सब के जो रेट होते हैं, इन सब के जो प्राइस होते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट में डिसाइड होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इन सारे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स के रेट हेल्प करने में भी, फिक्स करने में भी हेल्प करता है। आपको ये बताता है कौन सी चीज़ कितने की होगी, एक शेयर का प्राइस कब कब ऊपर जाएगा, कब कब नीचे जाएगा, बॉन्ड, डिवेंचर्स सबके रेट में क्या क्या वेरिएशन रहेगी, वो भी फाइनेंशियल मार्केट बताता है। डोंट फॉरगेट टू नोट दिस। अगला, प्रोड्यूसिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, जल्दी से जल्दी, ठीक है, कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है। शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स वगैरह को फाइनेंशियल मार्केट में हो जाते हैं। आपके जितने फाइनेंशियल एसेट हैं, चाहे वो शेयर है, बॉन्ड है, डिवेंचर, आप उसको बेचना चाहते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विडिटी पाना चाहते हैं, ठीक है, आप बहुत जल्दी जा सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जाइए, ऑनलाइन जाइए फाइनेंशियल मार्केट, अपने शेयर को बेचिए, बॉन्ड को बेचिए, डिवेंचर को बेचिए और कुछ ही टाइम में पैसा आपके अकाउंट में। बहुत सिंपल है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। और नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए फाइनेंशियल मार्केट आज के टाइम में बहुत ईजिली एक्सेस करी जा सकती है, ऑनलाइन बहुत ईजिली जाई जा सकती है। पहले किसी टाइम में जब फाइनेंशियल मार्केट पूरी ग्लोबली नहीं थी या ऑनलाइन नहीं थी, तो इंसान को अपने शेयर्स बेचने के लिए मुंबई जाना पड़ता था। काफ़ी दूर हो गया मुंबई अपना। अब मान लीजिए कोई भी शहर है अपना, दिल्ली से मुंबई जा रहा है इंसान, ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। शेयर खरीदने जा रहा है तो दोबारा मुंबई जाना पड़ रहा है, वहाँ मुंबई से शेयर लेकर आएगा, दिल्ली में रखेगा, कुछ टाइम के बाद फिर जाएगा बेचने के लिए, बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में क्या सारा का सारा ऑनलाइन है, पूरा आपके मोबाइल में ऐप्स हैं, उन ऐप्स के थ्रू आप बहुत आसानी से शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड, डिवेंचर कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सो इसने ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम कर दी। आपका आना जाना, ये समय, जो समय लगता है इस पर आने जाने, बहुत ज़्यादा जो टाइम लगता है, और टाइम से बड़ा कुछ नहीं है भैया, टाइम इज़ मनी। सो वो कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया उसने। फाइनेंशियल एसेट आप जब मर्जी बेचना चाहें, जैसे मर्जी बेचना चाहें, बेच सकते हैं, बहुत ईजिली आप बेच सकते हैं। एक बार इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे हमारे। सो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फंक्शन कह लो या इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंस के नाम से भी आ जाता है। ये हमारे इसके पॉइंट है। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं ऑलरेडी 3 से 4 मार्क्स में, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक क्वेश्चन आ गया हमारा। नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट इन द अबव केस। अब वही फंक्शन अभी हमने पढ़े हैं, देखते हैं कौन सा फंक्शन है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक बारी। दीज डेज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो जज बाय इट्स सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस from the sector where it is has surplus to the sector where it is needed to give strength to the economy. SEBI is undertaking measures to develop the capital market. In addition to this, there is another market in which unsecured and short-term debt instruments are actively traded every day. These markets together have the savers and the investors in the directing the available funds to their most productive investment opportunity. फंक्शन कौन कौन सा है भाई? पहला यही लास्ट स्लाइड में आ गया अपना, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में पैसा लगाना, अभी हमने फंक्शन पढ़ा था सबसे पहले वाला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। लास्ट लाइन में खुद ही बोल दिया इन्होंने कि पैसा इकट्ठा करना, ठीक है, बैंक्स वगैरह के थ्रू, मनी मार्केट के थ्रू पैसे को इकट्ठा करना और उसको सही से यूटिलाइज करना और ऐसी जगह पे यूटिलाइज करना जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न बन सके अपना। तो वही हमारा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ध्यान रख के चलेंगे। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 अदर फंक्शंस। कोई से 3 फंक्शन है, पहला तो आएगा अपना, बाकी कोई से 3 फंक्शन, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, प्रोड्यूसिंग लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए एक फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी मनी मार्केट और एक होती है हमारी कैपिटल मार्केट, ठीक है, दैट इज MMNCM। जो मनी मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, ठीक है,
और ये 1 साल से ऊपर वाले सारे इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं जिनकी मैच्योरिटी बहुत लंबे टाइम तक जाती है। मनी मार्केट में सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट डील करेंगे या उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में डील करा जाता है जिनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 साल तक की है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मनी मार्केट देख लेते हैं क्या होते हैं। लिखा गया यहाँ पर, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। इस बात को ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट में डील करते हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का, 1 साल से ज्यादा नहीं है। ठीक है, जनरली इट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरी करने में हेल्प करती है। मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरी करती है। वर्किंग कैपिटल आपको बताइए, जो आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको मीट करने के लिए, उनको कैरी करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और वो पैसा मनी मार्केट के थ्रू बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। It includes borrowing and lending of funds for a short period of time and also deals in purchase and sale of securities having 1 year term। तो इसके अंदर वो सारी सिक्योरिटीज में डील करा जाता है जिसका टर्म 1 ईयर तक का है। इसमें बहुत सारी आती हैं, हमारी ट्रेजरी बिल भी होती है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होती है, कॉल मनी भी होती है, तो इस बहुत सारी होती हैं। अब हमारे कोर्स में वो है नहीं सारी की सारी, मनी मार्केट की जो बहुत सारे एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे कोर्स में कट हो चुके हैं, तो उनके बारे में बहुत डीपली बात नहीं करेंगे। फिलहाल मनी मार्केट का सिर्फ मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कितने टाइम तक के लिए ये डील करा जाती है, इसमें सिक्योरिटीज, और इसका मेन पर्पस क्या है ये आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे, मनी मार्केट हैज़ नो फिक्स लोकेशन, मनी मार्केट की फिक्स लोकेशन नहीं होती है, ध्यान रख के चलना। मनी मार्केट की फिक्स लोकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन ही अवेलेबल होती है, इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कि भैया इस बाजार की, इस मोहल्ले की, इस बिल्डिंग का नाम मनी मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, its activities are carried out with the help of internet or telephones। some of the major participant of money market are RBI, State Bank of India, LIC, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, many of these institutions deals on telephone and fax only। ये सारे इंस्टीट्यूशन इसमें मनी मार्केट में जब भी डील करते हैं टेलीफोन और फैक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डील करते हैं, सीधी सी बात है आज के टाइम में। अगले आते हैं हमारे कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट के बिल्कुल अपोज जाने वाली मार्केट हमारी होती है कैपिटल मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट क्या कह रही है, अभी मैंने आपको बताया, इसका जो मैच्योरिटी, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं उसकी मैच्योरिटी 1 साल से ऊपर की होती है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या होता है। तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। देखिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से 5 साल वाले मीडियम होते हैं और 5 साल से ऊपर वाले लॉन्ग होते हैं। ये 1 साल से ऊपर वाले सब में डील कर रही है। आप चाहे 5 साल तक ले लो, चाहे आप 20 साल 30 साल तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म तक जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम कैपिटल मार्केट अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स सच एज डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो मैंने बताया इसका जो पीरियड रहता है वो मोर देन 1 ईयर रहता है, और ये डेट एंड इक्विटी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। सारे के सारे जो डेट वाले इंस्ट्रूमेंट है, डेट को सिर्फ डिबेंचर मत समझो, डेट बहुत बड़ी टर्म है। इक्विटी को सिर्फ इक्विटी शेयर मत समझो, इक्विटी बहुत बड़ी टर्म है। तो डेट और इक्विटी उन सारे इंस्ट्रूमेंट भी डील करते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। कैपिटल मार्केट डज नॉट इंक्लूड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इसके अपने इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में डील नहीं करती है, इसके अपने इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, मैंने आपको बताया। द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें हमारे कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स भी करते हैं हमारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं इनको। डेवलपमेंट बैंक्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलना, ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर द फंड्स आर अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। एक सबसे अच्छी कैपिटल मार्केट वो होती है जहां पर जो पैसा मिल जाता है ना वो सबसे कम रेट पर मिल जाए, उससे अच्छी कोई भी कैपिटल मार्केट है ही नहीं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चलिए, यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत अच्छे से करके चलना, दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और जब भी आता है आपको बेसिस मेंशन कर दिया जाता है कि किस किस बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेंट है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट दोनों ही जगह पे आरबीआई तो पार्टिसिपेट करता ही करता है, ठीक है। इसके अलावा इधर मनी मार्केट के अंदर तो हमारा मेन आरबीआई ही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। मनी मार्केट के अंदर आपका मेन आरबीआई है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल कंपनीज भी करती हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट में हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, बैंक करते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट अब हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ठीक है। जबकि हमारे कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, ये सब होते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, किसमें इन्वेस्टमेंट कितने की होती है,
देखो मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, क्योंकि मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनमें इन्वेस्टमेंट का एक मिनिमम अमाउंट होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जो ट्रेजरी बिल लिखा हो ना यहाँ पर, ये ट्रेजरी बिल एक 25,000 रुपये के आसपास आता है, ठीक है, और ये 25,000 के डिनोमिनेशन में ही चलता है। आप 5,000 का ट्रेजरी बिल नहीं खरीद सकते, इसमें मिनिमम अमाउंट ही 25,000 पे इन्वेस्ट होता है। तो 25,000 पे मतलब सीधी सी बात है, 25,000 पे छोटा टर्म नहीं है, बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। जबकि हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट के अंदर आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। वो शेयर 5 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। और सबसे बड़ा शेयर हमारी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो MRF है, जो कि लगभग 1.37 लाख, 1,37,38,000 रुपये के आसपास चल रहा है, वो भी हो सकता है। और सबसे सस्ता वाला जो है, बहुत सारे ऐसे हैं जो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, एक ठीक ठाक शेयर 100 रुपये से नीचे भी आ जाता है। तो आप एक शेयर भी ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी 1 रुपया भी हो सकती है, यहाँ मिनिमम 25,000 है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट छोटी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ी है। इन्वेस्टमेंट आउटले सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला पॉइंट है, इसको अच्छे से करके जाएंगे। ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। लिक्विडिटी की बात करूँ, कितनी जल्दी आप पैसा पा सकते हैं। नो डाउट मनी मार्केट में पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है, इधर आप देंगे, इधर आपको बैंक हाथों हाथ पैसा दे देगा, कैश हैंड टू हैंड हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इधर अगर आपने शेयर बेचते हैं, बॉन्ड बेचते हैं, डिबेंचर बेचते हैं, तो वो पैसा आने में आपके अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है, ठीक है, तो उसमें 48 आवर्स आपको रुकना पड़ता है। मतलब शेयर वगैरह बिक तो हाथों हाथ जाएंगे, उसका पैसा पूरा आने में आपके अराउंड 48 आवर्स तक का टाइम लग जाता है, ठीक है। सेफ्टी की बात करूँ, मनी मार्केट बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेफ ही सेफ है। बैंक को पैसा देना है, बैंक से इंस्ट्रूमेंट लेना है। याद करो, आपने वो पॉइंट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके अंदर हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर कुछ सिक्योरिटीज के साथ डील करते हैं, बैंक भी सिक्योरिटी के साथ डील करता है, वो यही वाला है, ठीक है। ट्रेजरी बिल कहते हैं उसको हम लोग। तो सेफ्टी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। इसमें पैसे में डर है। क्या डर है अपना? क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो बहुत रिस्की है। आप लोगों ने जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है तो एक ऐड में लास्ट में बोलते हैं ना, सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर ऑब्जेक्टिव टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसे करके वो बोलते हैं जल्दी जल्दी में अपना। तो यही है भैया कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू जो है ना, हो सकता है 100 है, हो सकता है वैल्यू कुछ टाइम के बाद 5 रुपये रह जाए, हो सकता है 0 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। तो भैया रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब रिटर्न की बात करूँ तो भैया रिस्क है तो इश्क है, और हमें इश्क है किसके साथ? रिटर्न के साथ। बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है। इधर 1%, 2%, 3%, 5%, बस डेट्स इट, खत्म। यहाँ सिक्योरिटी एक एक दिन में भी 10% भागती है। यहाँ पूरे साल का रिटर्न 2, 3, 4, 5, 7%, डेट्स इट, पूरे साल का। यहाँ एक एक दिन का रिटर्न 10% हो सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसको रिटर्न से है प्यार, वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट के टाइप है हमारे पास। 2 टाइप होता है कैपिटल मार्केट के, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट पहले तक हमारे कोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी होता क्या, आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। इस कैपिटल मार्केट के 2 टाइप है हमारे पास, ठीक है। सो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट, एक होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, मान लीजिए किसी भी कंपनी को अपने शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इशू करने हैं या नए शेयर इशू करने हैं, ठीक है, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएगी। प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करने के बहुत सारे तरीके हुआ करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो EIPO ला सकते हैं अपना, आप चाहें तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारे 5 तरीके हैं फेमस। अपना आप कोई सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक को शेयर बेचने हैं, बेचने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। पब्लिक जब शेयर खरीदेगी तो कहाँ खरीदेगी? प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। पब्लिक जब भी नए शेयर खरीदती है तो कहाँ से खरीदती है? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन जब आपको कोई भी शेयर बेचना है, ठीक है, कोई भी शेयर बेचना है तो बेचने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑफ शेयर होता है। क्या होता है? बाइंग, ठीक है। जबकि सेकेंडरी में बाइंग और सेलिंग दोनों होता है। अब आप कह रहे हैं कि सर सेकेंडरी में बाई सेलिंग दोनों, इसका मतलब क्या है? पुराने शेयर, अब देखिए पहली बार आपने नए शेयर लिए, अच्छी बात है, प्राइमरी में आपको मिल गए, अब वो पुराने हो गए भाई, आपको उसको बेचना तो पड़ेगा। आप एक दिन बाद बेचोगे तब भी पुराने ही माने जाएंगे।
जब भी आप उसे बेचेंगे कोई ना कोई तो खरीदेगा तभी तो बिकेंगे। तो वो सारे शेयर जब भी बेचे जाएंगे और कोई और खरीदेगा पुराने शेयर समझ के, वो सारे के सारे कहाँ पर होगा, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। आई रिपीट, सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की होती है ट्रेडिंग, जबकि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ शेयर्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शेयर को बाय करा जाता है। बेचने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में ही जाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। इट डील्स इन न्यू सिक्योरिटीज विच आर इश्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट इज टू प्रोवाइड टू द पर्सन हु आर इन सर्च ऑफ इट। पैसा देती है, जिस इंसान को पैसा चाहिए उसको पैसा देने का काम करती है। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, किसी के थ्रू भी पैसा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, ये सब लोग पैसा लगाते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं। आईपीओ बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने बताया सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, इसके अंदर सेलिंग नहीं होती बिल्कुल भी। सेलिंग के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। और एक चीज़ और सुन लो, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, इनके कोई लोकेशन नहीं है। सेकेंडरी की लोकेशन है, सेकेंडरी की लोकेशन है, सेकेंडरी की लोकेशन है मुंबई में दलाल स्ट्रीट, बहुत बड़ी मार्केट है एनएससी बीएससी की दलाल स्ट्रीट पर, ध्यान रख के चलना है इस बात को, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट की फिक्स लोकेशन नहीं है। और इसमें जो सिक्योरिटी खरीदी या बेची जाती है, वो जो शेयर है ना, बेचते हैं, कंपनी बेचती है और हम खरीदते हैं उन शेयर्स को, जो भी रेट होगा कंपनी डिसाइड करेगी, हम डिसाइड नहीं करते, कंपनी डिसाइड करती है उसको। चलिए सेकेंडरी के बारे में आ गया। सेकेंडरी को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, मैंने आपको बताया। इसके अंदर सेल और परचेज दोनों होती है। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप खरीदना चाहो खरीद लो, बेचना चाहो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और न्यू इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसे लिक्विडिटी देती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, कोई भी इंसान शेयर मार्केट में आ सकता है, बेच सकता है अपने शेयर को, कोई दिक्कत नहीं। और ये सेबी की गाइडेंस में चलती है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आता है हमारा डिफरेंस यहाँ पे। सिक्योरिटीज़ की बात करूँ प्राइमरी मार्केट के अंदर, चलिए यहाँ पे हाईलाइट ना ले लेते हैं जरा। प्राइमरी मार्केट के अंदर केवल और केवल न्यू सिक्योरिटीज़ में डील होता है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी में हमारी एग्जिस्टिंग या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ में डील होता है। डन है जी, कोई दिक्कत नहीं। कौन इशू करता है, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू होती हैं वो कंपनीज के द्वारा इशू करी जाती हैं, ठीक है, जबकि सेकेंडरी में इशू कोई नहीं करता, बस सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करा जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। मैंने बेचा, आपने खरीदा, आपने बेचा, किसी और ने खरीदा, उसने बेचा, किसी और ने खरीदा, ये ट्रेडिंग चलती है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। एंट्री की बात करूं, कौन कौन आ सकता है इस मार्केट में, प्राइमरी में सारी कंपनीज आ सकती है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में केवल वही कंपनीज आ सकती हैं जिनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होगा और उसके बाद वो लिस्ट होंगी। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, देखिए ये कंपनी जब शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है तो जब तक 90% शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आ जाती तब तक वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में जा ही नहीं सकती बिल्कुल भी। ये कंडीशन है हमारा, ध्यान रखना, 90% एप्लीकेशन आनी जरूरी होती है, उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन में इस लोकेशन की बात करूं, प्राइमरी की लोकेशन आपको पता नहीं है, सेकेंडरी की लोकेशन है बिल्कुल, और उसके वर्किंग आवर्स भी हैं, यू नो वेरी वेल। हमारी सेकेंडरी मार्केट इंडिया में 9:15 से लेकर 3:30 तक चलती है, ध्यान रख के चलेंगे। प्राइस की बात करूं, प्राइमरी में प्राइस फिक्स करती है कंपनी, जबकि सेकेंडरी में प्राइस फिक्स करती है डिमांड एंड सप्लाई के सोर्सेज। सब कुछ डिमांड सप्लाई के हाथ में है, जो होगा डिमांड सप्लाई करेगी, रेट ऊपर भी जा सकता है, रेट नीचे भी जा सकता है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिमांड ऑफ शेयर्स एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, डोंट फॉरगेट, ओके। ओहो क्या बात है, नितेश लिमिटेड, वाह भाई वाह, मेरी कंपनी हो गई, मजा आ गई। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पर, ओके। आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। भाई मैं तो क्वेश्चन भी ना पढ़ो इस क्वेश्चन में, ऐसी मार्केट जिसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करा जाए। मेरे को पता है कि आपको भी पता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डील करने वाली एक ही मार्केट है, उस मार्केट का नाम है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाओ, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में कौन डील करती है, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल फॉर 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस, ओके। कौन सी मार्केट है जिससे कंपनी पैसा रेस करना चाह रही है। देखिए कैपिटल रेस करने के लिए, ऑब्वियसली बात, अगर आप कैपिटल रेस करेंगे, नया पैसा रेस करेंगे, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं फिर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर। Now the company wants to enter into car manufacturing business. For this, it required 200 crore. The finance manager of the company decide to raise this capital by public issue. मतलब नए शेयर इशू कर रही है, तो नए शेयर इशू करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है प्राइमरी मार्केट में। कहाँ पर, प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। और पुराने शेयर्स में आपको कहाँ जाना पड़ता है, सेकेंडरी मार्केट में।
उसके बाद वो कहता है डिफरेंस दे दो दोनों के बीच में। अभी हमने पीछे पढ़ा किसी भी बेसिस पर डिफरेंस दे सकते हो आप बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रेया लिमिटेड आ गया, देखते हैं। श्रेया स्टूडेंट क्लास 12th की, ओके। क्या पूछा गया है? इन द अबव पैराग्राफ 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट हैव बीन मेंशन्ड, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन देम। भाई मुझे पता है कैपिटल मार्केट है ही 2 टाइप की, ऊपर पैराग्राफ मुझे क्या बताएगा? मुझे तो याद है कैपिटल मार्केट 2 ही टाइप की होती हैं, एक का नाम है प्राइमरी, एक का नाम है सेकेंडरी। उनके बीच में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे बताया नहीं कि भैया उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करो और उनको एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो, डिफरेंस दे दो इनके बीच में। क्यों पढ़े क्वेश्चन, ये तो बताओ क्यों पढ़ें क्वेश्चन जब इतनी इजी क्वेश्चन है और कॉमन सेंस लग सकती है। कैपिटल मार्केट के है ही 2 टाइप, ये पैराग्राफ में थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन से 2 टाइप है, हमें तो वैसे ही याद है, एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम सेकेंडरी, डिफरेंस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एंड एक्सप्लेन द मार्केट थ्रू विच फास्ट सर्विस हैज डिसाइड टू रेज फंड्स फॉर इट्स एक्सपेंशन। चलिए कौन सी मार्केट है जिससे फास्ट सर्विस अपना पैसा रेस करने की सोचे? देखिए जब भी पैसा रेस करने की बात आए ना तो आपको हमेशा नई सिक्योरिटीज, नए शेयर इशू करने पड़ते हैं। और जब जब नए शेयर इशू करने के बारे में आप सोचेंगे बिल्कुल अपना, तो फिर ऑब्वियस ही बात है आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइमरी मार्केट के अंदर, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप शेयर बेच नहीं सकते। बेसिकली शेयर बेचने के लिए कंपनी को कहाँ जाना पड़ता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर। सेकेंडरी मार्केट के अंदर तो इन्वेस्टर्स आपस में डील करते हैं, मतलब पब्लिक आपस में डील करती है, कंपनी डील नहीं करती। कौन डील करती है? इन्वेस्टर डील करते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। विच मार्केट शुड बी अप्रोच फॉर दिस पर्पस? कोई पर्पस है उसके लिए कौन सी मार्केट में जाना है, देखते हैं अपना। राहुल वांट टू बाय शेयर्स ऑफ रेट्रो लिमिटेड विच आर बीइंग ट्रेडेड एट द एनएससी, ओके। राहुल को शेयर खरीदने, राहुल एक नॉर्मल है, राहुल लिमिटेड तो नहीं, कंपनी तो नहीं है, उसको शेयर खरीदने हैं एक कंपनी के जो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं, जिनको खरीदा बेचा जा रहा है एनएससी पर। उसकी इच्छा भैया शेयर खरीदूं, शेयर खरीदूं, शेयर खरीदूं, कौन सी मार्केट में जाए? राहुल कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन न ले, सेकेंडरी मार्केट में चले जा मेरे भाई। राहुल सेकेंडरी मार्केट में जाओ और जो तुझे खरीदना है मेरे भाई खरीद, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं ली, आराम से खरीद सेकेंडरी मार्केट के अंदर। चलिए अगर हमारा सेकेंडरी मार्केट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। क्या होती है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है, सिक्योरिटीज को बाय करने में और सेल करने में, जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, जो कि पुरानी सिक्योरिटीज हैं उनमें ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज मींस एन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस बाय सेलिंग एंड बाइंग द और डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ओके। इतनी लंबी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं याद करने की। बस स्टॉक एक्सचेंज का एक ही काम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने में हेल्प करे, डेट इज ऑल स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। सो ये उसी के बारे में, हमारे पास काफ़ी सारी स्टॉक एक्सचेंज है, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। मेन हमारे पास भाई ये है मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज BSE, और एक और है हमारे पास NSE, यही कहीं उसका नाम लिखा हुआ आएगा, ढूंढ लेंगे। ये रही भाई द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बस यही 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एक्स्ट्रा है। और जो मुंबई वाली हैं दोनों ही दलाल स्ट्रीट पर मिलेंगी, और ये सबसे ज़्यादा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे, तो ये 2 हमारी मेन स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा बार आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में, और डेफिनेटली आने के चांसेस है डायरेक्ट क्वेश्चन में, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन क्या है, क्या करती है हमारी सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेकेंडरी मार्केट कह लो या स्टॉक एक्सचेंज कह लो, बात एक ही है, भूलना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी का मतलब आपको पता है कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है, और मार्केटेबिलिटी का मतलब ऐसा प्लेस देना जहां पर उनको खरीदा बेचा जा सके, डेट इज मार्केटेबिलिटी, मतलब आप बेचना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, आप खरीदना चाह रहे हैं, आप खरीद भी पाए, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं जो शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? सेकेंडरी मार्केट में। आप उसको खरीदना चाहते हैं तो भी आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह भी है, जगह भी कह सकता हूँ, प्लेटफॉर्म भी है और जगह भी है, क्योंकि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी है, जहाँ पर आप अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, और आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहो तो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए शेयर मार्केट में जितने भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर ट्रेड होते हैं, उनका जो प्राइस होगा उसको फिक्स करने का काम भी शेयर मार्केट में ही होता है, और ये फिक्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है।
शेयर का रेट डेली बेसिस पर ऊपर नीचे जाता है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई है। डिमांड ज़्यादा हो गई, शेयर का रेट ऊपर चला जाएगा। किसी दिन सप्लाई ज़्यादा होगी, शेयर का रेट नीचे आ जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू शेयर्स के रेट वैरी करते रहते हैं। तो इन सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस रहेगा उसको फिक्स करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? स्टॉक एक्सचेंज की है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, तो एक सेफ्टी मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रस्ट इशू ना बिल्डअप हो बेसिकली, कि भैया ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी लोगों को, ऐसा ना होना। तो इसके लिए जिम्मेदार है सेबी। सेबी की जिम्मेदारी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज की हर एक फंक्शनिंग के ऊपर नज़र रख के चले ताकि लोग प्रोटेक्टेड मैनर में एक तरह से अपने पैसे को बहुत प्रोटेक्शन के साथ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर पाएँ और एक अच्छा खासा रिटर्न भी कमा पाएँ। तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेता है? सेबी, ताकि वो सारी फंक्शनिंग के ऊपर क्या रख पाए? नज़र रख पाए और ये इंश्योर करे कि सब कुछ जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और सिस्टमेटिकली चल रहा है। इसके लिए सेबी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करके चलता है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट कहता है कि लोग अपना पैसा अपने घर पे रखते हैं, ठीक है, सेविंग के रूप में। उससे कभी इकोनॉमी की तरक्की नहीं होती, देश की तरक्की नहीं होती, क्योंकि आपका पैसा आपके पास है, आप उसे अपने घर में तिजोरी में रखो या कहीं भी रखो, उस पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। अब कहेंगे सर पैसे की वैल्यू कम कैसे हो रही है? देखिए बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। आपने एक तिजोरी में 1 लाख रुपया रख दिया, बहुत अच्छी बात है, ताला लगा दिया, चाबी जो भी बंद करके रख दी, कोई बात नहीं। आपने कहा 2 साल तक मैंने इस पैसे को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आपने 2 साल के बाद देखा तो पैसा 1 लाख का 1 लाख ही था, बहुत बढ़िया। तो इसमें सर पैसे कम कहाँ हुए? 1 लाख के 1 लाख ही तो हैं, कम हो गए भाई। कैसे? 2 साल पहले 1 लाख में जो सामान आता था ना, 2 साल के बाद 1 लाख में सामान आने वाला नहीं है। उस 1 लाख की परचेजिंग पावर कम हो गई। भले जब 1 लाख ही नजर आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो 1 लाख नहीं है बिल्कुल भी, उसकी परचेजिंग पावर ही कम हो गई। लेकिन अगर इसी पैसे को अगर आप अच्छे से सही से इन्वेस्ट करते तो इससे इकोनॉमी की तरक्की भी होती, ठीक है, कंपनीज भी ग्रो करती और आपका पैसा भी ग्रो करता। हो सकता है आपका 1 लाख 2 साल में 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 बन सकता था। एटलीस्ट कम से कम इन्फ्लेशन के रेट को तो बीट कर सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। तो इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें। इससे कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। ध्यान रख के चलेंगे। अगला, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। कल्ट मतलब ट्रेंड सेट करना। आज के टाइम में इक्विटी का एक कल्ट अलग ही चल रहा है। हर इंसान ऑनरशिप चाहता है किसी कंपनी के अंदर। आप लोगों ने शार्क टैंक वाला शो देखा ना, शार्क टैंक इंडिया आता है टीवी, आपने देखा होगा। उसमें इतने सारे शार्क्स बैठे हैं, है क्या, इन्वेस्टर ही तो हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी लेने की कोशिश करते हैं जिस कंपनी का उन्हें लगता है इसका यार फ्यूचर अच्छा हो सकता है, ये कंपनी कुछ बड़ी बनेगी। मान लीजिए आज मैंने किसी कंपनी का 10% शेयर, ठीक है, 1 करोड़ में ले लिया, कल वो कंपनी 100 करोड़ की हो गई तो मेरा 10% हिस्सा 10 करोड़ पे हो जाएगा। सोचो ये बढ़िया डील हुई नहीं हुई? मैंने अपने 1 करोड़ के 10 करोड़ कर लिए उस कंपनी के थ्रू। तो खेल है सारा का सारा दिमाग का। इक्विटी कल्ट यही कहता है कि हर इंसान आज के टाइम में इन्वेस्ट करना चाहता है ऑनरशिप के अंदर, कि मैं किसी कंपनी की ऑनरशिप में इन्वेस्ट करूं, मैं किसी कंपनी का ऑनर बन जाऊं, क्योंकि ऑनर को रिटर्न हमेशा ज़्यादा मिलता है। जैसे जैसे उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन बढ़ेगी। शेयर की वैल्यूएशन, शेयर आपके पास भी हैं, अगर शेयर आपके पास हैं अच्छे खासे तो ऑब्वियस ही बात है रिटर्न तो सारा का सारा आप ही का है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इसलिए इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इक्विटी का रिटर्न भी ज़्यादा है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का सीधा सीधा मतलब है सट्टा। सट्टा हो, कैसी कैसी बातें हो रही है। तो स्पेकुलेशन या सट्टा, स्टॉक मार्केट एक लौता लीगल सट्टा है इंडिया में जो आज के टाइम में चल रहा है। वैसे तो अब बहुत सारे हो गए आजकल, वो जो ड्रीम 11 वगैरह उस पर भी सरकार जीएसटी चार्ज करती है, खैर अब तो, लेकिन एक अच्छा और सही लीगल सट्टा मान लो, शुरू से सबसे पुराना यही है अपना, ठीक है। इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न कमाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न आप कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो कुछ भी होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो बहुत सेबी की सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है और इंश्योर करा जाता है कि कोई ख़राब कंपनी या कोई ऐसी कंपनी ना इसके अंदर आए जो लोगों को बेवकूफ़ बना के चली जाए। तो सेबी इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करता है। 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता है 99% तक उसको इंश्योर करता है कि भाई ऐसी कोई कंपनी ना आए जो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेके चली जाए। तो सेबी इसके लिए एफर्ट्स करता है। इसलिए स्पेकुलेशन का बहुत बढ़िया जरिया है
स्टॉक एक्सचेंज, लोग इसके अंदर बहुत पैसा लगाते हैं, हेल्दी स्पेकुलेशन है यार, और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा या कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए बहुत अच्छा है अपना। ये सारे पॉइंट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जनरली हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत आते हैं, लेकिन कुछ केस स्टडी में भी आ सकते हैं। कैसे आते हैं केस स्टडी के अंदर वो हम जानेंगे। पहले एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जल्दी रीड कर लीजिए। तो चलो फटाफट देखते हैं हम लोग, कुछ केस स्टडी है हमारे पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टॉक एक्सचेंज आर डिस्कस इन द अबव पैरा बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा, स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कुछ फंक्शन है यहाँ पर, कौन से हैं पहचानने पड़ेंगे यार। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मार्केट where the securities are bought and sold. It gives investors chance to disinvest and reinvest. So this process of disinvestment and reinvestment, saving get channelized into the most productive investment avenues. Okay, भैया ये पॉइंट ना थोड़ा थोड़ा पड़ा सा लग रहा है यार, कि पहली बार यहाँ पर सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है, इन्वेस्ट रीइन्वेस्ट होता है, डिसइन्वेस्ट भी होता है। देखो ध्यान से अगर आप पॉइंट पढ़ो यहाँ पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्ट डिसइन्वेस्ट, इन्वेस्ट डिसइन्वेस्ट। पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मिल गया भाई, मिल गया फर्स्ट पॉइंट। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट से पैसा हमारा सही जगह पे लग जाता है। ठीक है, टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट पब्लिक गेट अ सेफ एंड अ फेयर डील इन द मार्केट, द मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड and its dealing are well defined according to existing legal framework। एक रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। ये आपको सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन देता है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है। सब कुछ सेबी की गाइडलाइंस में चलता है। किसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग? सेबी की गाइडलाइंस। सेबी हर चीज पे निगरानी रखता है कि सब कुछ सिस्टमैटिकल चले, सही चले। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेबी। ठीक है, आगे, इट ऑल्सो इंश्योर्स वाइडर शेयर ऑफ ऑनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये लोगों को बताया था मैंने आपको, लोगों को मौका देते हैं कि भैया आप इन्वेस्ट करो, अच्छे से इन्वेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको नए इश्यूज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी कल्ट हमारा पॉइंट नंबर 5 है शायद, ये उसकी बात चल रही है सारे के सारे। पॉइंट नंबर 5 से रिलेटेड ये पॉइंट है। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और हम कौन सा पॉइंट ले सकते हैं? रेगुलेटर है। चलिए देखते हैं और कौन सा पॉइंट और हमारे इसके अंदर बन सकता है। ये हमने पॉइंट पढ़े हैं सारे के सारे। ठीक है, ये सब पॉइंट है हमारे। ठीक है, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर? एक बार पढ़ते हैं। सो सेविंग, ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है ना, सेविंग्स आर गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सही जगह पे इन्वेस्ट करके बहुत फायदा मिलता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि इसमें सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो पॉइंट नंबर 4 भी आएगा यहाँ पर हमारा। पॉइंट नंबर 4 भी यहाँ पे रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, कमांड होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंस पर आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत ईजिली इस टॉपिक को अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद करके जाना है इस टॉपिक को। चलो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट भाई वाला टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसको हम सोप्स के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट है याद करने का, SOPES। ठीक है, सो ट्रेडिंग प्रोसीजर बताता है कि अगर इतनी सारी बातें सुन के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपका मन कर गया कि सर मेरे को अभी ना शेयर्स में डीलिंग करनी है, मेरे को भी इन्वेस्टर बनना है, तो आप क्या एलिजिबल हो, क्या एलिजिबल नहीं हो, कैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकते हो, क्या प्रोसेस है पूरा वही आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझेंगे और हो सकता है शायद एलिजिबिलिटी आपकी हो और आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने, और फिर उसके बाद 1 का 10 और 10 का 100 और 100 का 1000 आप भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है पूरा प्रोसेस, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा पूरा। सबसे पहले आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर का मतलब एक कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एक ऐप हो सकती है, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, जिन्होंने सेबी से रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो ब्रोकर है। ठीक है, हम एक्चुअल में सीधा स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, किसी ब्रोकर के थ्रू हमें डील करनी पड़ती है। डायरेक्ट डीलिंग अलाउड ही नहीं है। किसके थ्रू डीलिंग होती है? ब्रोकर के थ्रू डीलिंग होती है। इस बात को ध्यान रखे चलें, किसके थ्रू होती है? ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, तो ब्रोकर एक ऐप हो सकती है, एक मेंबरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इतने सारे ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब ऐड में बहुत बार देखा होगा, ग्रो का नाम, जीरोधा का नाम, अपस्टॉक्स का नाम, ये सारी कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। ये सब के सब क्या है? ब्रोकर है। ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में डील करने में हेल्प करते हैं, यही इनका काम है, और कुछ नहीं करते, हेल्प करते हैं।
कि भाई ये मीडिएटर है, आप इनके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में जो खरीदना चाहो खरीद लो, जो बेचना चाहो बेच दो, बस ये ब्रोकिंग ऐप्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद डीमैट अकाउंट खुलवाओ। अब भैया डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कंडीशन नंबर 1, असेंशियल कंडीशन है, बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, वो है आपका पैन कार्ड। सर ये पैन कार्ड क्या होता है, क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है, आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नेम द मैंडेटरी डिटेल विच अ पर्सन नीड टू गिव बिफोर ओपनिंग डीमैट अकाउंट। पैन कार्ड, पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर, याद रखना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन कार्ड है। पैन कार्ड इस बात का प्रूफ है कि आप एक इनकम अर्नर हैं, आप कमाते हैं, सरकार को आपके कमाई के बारे में पता है, इस बात का प्रूफ है, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काम आता है पैन कार्ड, वही वाला पैन कार्ड है, ध्यान रखना है इस बात को। और इसको बनवाने के लिए 18 साल से ऊपर होना जरूरी है, ध्यान रखना है इस बात को, कंपलसरी है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट, ठीक है। सो एक बैंक अकाउंट कंपलसरी है, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 डिटेल है तो आप बहुत आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद खरीदो शेयर और कमाओ पैसे, ठीक है। सो डीमैट अकाउंट और डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट बी ओपन विद द बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर टू ट्रेड इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सारी जो सिक्योरिटीज हैं आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदी जाती हैं, फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग बंद हो गई। पहले शेयर जो होता था एक कागज का टुकड़ा होता था, ठीक है, कुछ इस टाइप का, कुछ A4 साइज का एक कागज़ का टुकड़ा शेयर कहलाता था। अब फिर ये लोग दिल्ली से मुंबई जाते थे, ये कागज़ लेके, रास्ते में चोरी हो गया, बहुत दिक्कत होती थी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, बहुत टाइम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, 2000 सन के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया था। तो बहुत ईजी है, फिर आप आसानी से उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट है और फिजिकल फॉर्म में आते नहीं सिक्योरिटी, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जाती है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, और क्या चाहिए। ओके, तो ये अकाउंट शेयर सर्टिफिकेट को हैंडल करता है और जब जब पैसा ट्रांसफर करना होता है ट्रांसफर भी कर देता है और कुछ नहीं करता। चलिए ऑर्डर प्लेस करो। अब ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या होता है? डीमैट अकाउंट तो मेरा खुल गया भाई, इस बात पे सबसे बड़ी बात है, बहुत बहुत मुबारक, आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत आपको। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद अब हमारी इच्छा होगी कि सर मुझे ना रिलायंस के शेयर खरीदने हैं। रिलायंस के शेयर ना बहुत अच्छे शेयर होते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं रिलायंस के शेयर, तो सर हम रिलायंस के शेयर लेंगे। मैं ठीक है जी, कोई नहीं, ले लो, ठीक है। आपने क्या करा? ऑर्डर प्लेस करना है। क्या करना है? प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना है। आपके पास जो ऐप है ना, उस ऐप में एक ऑर्डर प्लेस करेंगे आप, बहुत ईजिली हो जाता है ऑर्डर प्लेस आपका, ठीक है। कि भाई हम तो 900 शेयर खरीदेंगे रिलायंस के 100 रुपये के, ठीक है। मान लीजिए फिलहाल रिलायंस का जो शेयर चल रहा है, ठीक है, वर्किंग आवर्स स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं हमारे, सुबह 9:15 से लेके दोपहर 3:30 तक स्टॉक एक्सचेंज हमारी चलती है, ठीक है। उसके बीच में रिलायंस का शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, हो सकता है 100 रुपये भी आए, हो सकता है 100 से ऊपर जाए, हो सकता है 1-2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने कहा फिलहाल रिलायंस का शेयर चल रहा है 102 रुपये का, 102 का। आपने कहा नहीं 100 रुपये का ठीक है, 100 रुपये से ऊपर खरीदना महंगा है। आपने क्या करा? खरीद लिया, ठीक है। आपने क्या करा? सबसे पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर आज के दिन में, ठीक है, रिलायंस का शेयर पूरे दिन में 100 रुपये तक आया, ठीक है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगला पॉइंट है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर में सबसे पहले आपका क्या तैयार होगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट इस बात का प्रूफ है कि भैया आपने शेयर खरीदे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है क्या होता है शेयर खरीदने का प्रूफ? कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है, ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है एग्जाम में एक बारी कि कौन सा प्रूफ हमें मिलता है जब हम शेयर खरीदते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। इस बात को ध्यान रख के चलना, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होगा भैया? आपने 900 शेयर खरीदे हैं 100 रुपये के हिसाब से, पैसों का हिसाब किताब, तो 90,000 रुपये तो भैया आपका शेयर का पैसा, ठीक है। तो ये तो शेयर का हो गया, प्लस ब्रोकरेज या कमीशन जो भी होगी, ठीक है, ध्यान रख के चलना। ब्रोकरेज या कमीशन जो भी ब्रोकर लेगा वो देनी पड़ेगी हमें। वो मान लो 100 रुपये है, ठीक है, प्लस जीएसटी है 8 रुपये या 7 रुपये या 10 रुपये जो भी है, 28 रुपये मान लो जीएसटी है, ठीक है। तो ये सारा मिला के आपका 90,128 रुपीज़ इसका टोटल होगा। ये आपको पैसा देना पड़ेगा, ये पैसा आपको देना है, ठीक है, ब्रोकर को देना है आपको। ब्रोकर ने आपके बिहाफ पे इतने का माल खरीद लिया, उसको पैसे दे दो, तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो सिर्फ आपके सामने एक फॉर्मेट के रूप में पीडीएफ आ जाएगी, भैया इतना माल आपने खरीदा आज के दिन में, ये उसका हिसाब किताब है। अब उसको आपको सेटल करना पड़ेगा। सेटल का मतलब पैसा देना पड़ेगा। अब सेटलमेंट के 2 तरीके हैं, चाहो तो आप हाथों हाथ कर लो कि भैया हम तो कह रहे कैश बेसिस, जितने का माल खरीदा हाथ तो हाथ ही ले भाई ले जा,
इधर उसने भेजा, कॉन्टैक्ट नोट आया मेरे पास, उन्होंने कहा भैया आपको 90,128 जमा कराने हैं। हमने अपने बैंक अकाउंट से सीधा यूपीआई पिन डाला और 90,128 गए, और हमारे पास 900 शेयर रिलायंस के आ जाएंगे हमारे डीमैट अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। दूसरे आपने कहा कि भैया कैरी ओवर बेसिस पे करेंगे। अब एक कैरी ओवर बेसिस को मैं बदला बेसिस भी कहता हूँ। बदला बेसिस का मतलब है कि शेयर मैंने खरीदे हैं कि भाई मैं पैसे आज नहीं 2 दिन में दूंगा, मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं 2 दिन तक इन शेयर्स को रखूंगा। मतलब आप मेरे डीमैट अकाउंट में इस 2 दिन तक इन शेयर्स को रखो, ठीक है। हो सकता है शायद मेरे बेचने का मन बन जाए, 2 दिन के अंदर ही मैं बेच दूँ शेयर्स, तो इसको कहते हैं कैरी ओवर बेसिस, कि मेरे बदले में ब्रोकर सारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज को तू दे दे एक बार, ठीक है। जितने के शेयर खरीदे हैं वो सारा पैसा तू दे दे, मैं 2 दिन में दे दूंगा तेरे को। इसको कहते हैं हम लोग कैरी ओवर बेसिस, से तो ध्यान रख के चलना, ठीक है। सो हो जाता है, ब्रोकर अपने क्लाइंट के बिहाफ पर ही काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 दिन का आपको टाइम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द स्पॉट भी है, फॉरवर्ड सेटलमेंट भी हो जाती है, आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। हो सकता है 2 दिन के अंदर आपका शेयर जो है आपने खरीदा क्लाइंट्स का वो बढ़ जाए। आपने मान लो 100 रुपये का खरीदा है, ठीक है, और ये शेयर आपका अगले ही दिन 110 रुपये का हो जाए, एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। आपने कहा बेच दो, ठीक है, तो आपने 110 के हिसाब से 900 शेयर बेच दिया, आपका टोटल बैठ गया 99,000 रुपये, 99,000 आपका बैठ गया। आपने 90,000 दिए तो थे नहीं, ठीक है, 99,000 का आपने माल भी बेच दिया, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करेगा, सबसे पहले इसमें से 90,000 रुपीज़ काटेगा, ठीक है, उसके बाद 128 भी काटेगा, कुछ कमीशन वगैरह भी होगी जो बेचने पर भी उसको देनी पड़ेगी, हो सकता है 128 ही कमीशन है हमारी। वो करने के बाद जो भी अमाउंट बैठेगा आपका 8600 या 8600 कुछ, मान लो 8600 रुपीज़ बैठे आपके, वो आपके अकाउंट के अंदर, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, टेंशन खत्म, ठीक है। तो इस तरह की सेटलमेंट भी होती है जिसमें ब्रोकर आपके बिहाफ पर अच्छी खासी क्वांटिटी उठा रहे शेयर्स की, आप उसे पैसा देंगे फ्यूचर में, पॉसिबल है, तो इसको हम कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है। नहीं तो आप ऑप्शन ले सकते हैं, आप ऑन द स्पॉट सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसमें 2 दिन के अंदर आपको टाइम मिलता है, 2 दिन के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपने मंडे को शेयर खरीदे तो ये वेडनेसडे को आपका सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉरवर्ड सेटलमेंट ले सकते हैं, जिसमें आपने कहा भैया फ्यूचर डेट पे 5 दिन या 7 दिन का टाइम दो, 7 वर्किंग डेज के बाद सेटल होगी। ये जो T+2 या T+5 T+7 है, वर्किंग डेज हैं। हमारी जो शेयर मार्केट है वो हफ्ते में केवल 5 दिन चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। जो कमाया 5 दिन में उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। तो 5 वर्किंग डेज लगते हैं सेटल होने में, इस बात को ध्यान रखना। 5 दिन का टाइम है, 7 दिन का आप टाइम ले सकते हैं, 5 वर्किंग डेज स्टॉक एक्सचेंज के सेटल होने के लिए, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, क्या फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम अपनाने के। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम हम लोग लेके चलते हैं आज के टाइम में, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, गजब एकदम, सब कुछ आपकी ऐप पर आ रहा है, टीवी पर आ रहा है। इसके क्या फायदे हैं, सबसे पहला पॉइंट में लिखा है ट्रांसपेरेंसी। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता। भाई कितना अच्छा वर्ड है, पारदर्शिता, ठीक है, सब कुछ शीशे की तरह साफ, क्लियर एकदम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जितने भी पार्टिसिपेट करें स्टॉक मार्केट के अंदर, सबको प्राइस पता है, ठीक है। आपने ब्रोकर को फोन करा कि भैया शेयर का प्राइस कितना का चला, ब्रोकर ने ऐसे ही बोल दिया 105 रुपये रिलायंस का शेयर चल रहा है, 105। आपने कहा आप झूठ बोल रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हैं 101 रुपये का, मेरे पास ऐप उस पर भी 101 का, आप झूठे हो, आप झूठ बोलते हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हो सकता है, पॉसिबल है, तो ट्रांसपेरेंसी है, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि सब तक इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली पहुंच जाती है। सबसे अच्छी बात है कि आपको टाइम, कॉस्ट, रिस्क को कम कर देता है, एरर होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी, आपको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल हो जाता है। लिक्विडिटी को बेटर करता है, आपको लगता है जब खरीदना है खरीद लो, बेचना है बेच लो, आप बिना एक दूसरे को जाने कोई भी शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और ये ट्रेडिंग सिस्टम जो है शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा एक्सेस देता है, आप कहीं से भी कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है गोवा जाके ट्रेडिंग करने की तो गोवा जाके ट्रेडिंग कर लो, बीच पे बैठे बैठे अपना शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो मनाली जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कश्मीर जाके कर लो, ठीक है, सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, इस डिपोजिटरी सिस्टम है जो मैंने आपको बताया अभी पूरा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये कुछ डिपोजिटरी सिस्टम है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या काम करते हैं, सबसे पहले डिपोजिटरी क्या है। डिपोजिटरी एक तरीके का बैंक की तरह ही होते हैं, जहां पे हमारा जो डीमैट अकाउंट है ना, डीमैट हमारा अकाउंट जो होता है ना, वो इनके पास होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, ठीक है। अब जैसे मेरे बैंक अकाउंट मेरे बैंक के पास है, मेरा बैंक SBI में हो सकता है, PNB में हो सकता है, HDFC में हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है। जो मेरा डीमैट अकाउंट होगा उसको संभालने की जिम्मेदारी या तो NSDL को मिलेगी या CDSL को मिलेगी।
नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। राइट एनी टू इंडियन डिपॉजिटरीज, यही हैं दोनों हमारी, याद रख लेना नाम इनके, ठीक है। एनएसडीएल की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सीडीएसएल की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसका, अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। तो ये इस बात की जिम्मेदारी लेके चलती हैं कि सही इंसान का डीमैट अकाउंट ही डेबिट और सही इंसान का डीमैट अकाउंट ही क्रेडिट हो। भैया डीमैट अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। शेयर से डेबिट भी हो सकता है और शेयर से क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी के 900 शेयर्स लिए, ठीक है। अब मेरे बैंक अकाउंट से तो पैसे चले गए, ठीक है, तो मेरे ही डीमैट अकाउंट में रिलायंस के शेयर आएंगे, वो भी 900। इस बात को इंश्योर करेगी हमारी डिपॉजिटरी। तो आई जस्ट होप आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा डिपॉजिटरी क्या करती है। और अगर मैंने रिलायंस के 100 शेयर बेच दिए 900 में से, तो मेरे डिपॉजिटरी इस बात को इंश्योर करेगी भाई मेरे ही डीमैट अकाउंट से 100 शेयर डेबिट भी हो जाएंगे, ये भी डिपॉजिटरी इंश्योर करके चलेगी। इस बात को ध्यान रख के चलना। ये डिपॉजिटरी बताती है भैया आपके अकाउंट में इतने शेयर आए, इतने गए, ये बताइए। डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, डिपॉजिटरी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसको कौन कौन बताता है भैया? ब्रोकर, ये सारे के सारे बैंक वगैरह, ये सब जो है इन्हीं के साथ कनेक्टेड होते हैं। यही बताते हैं कि भाई इस इंसान ने इतने शेयर खरीदे हैं, इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, इतने बेचे हैं डेबिट कर दो, ये बताते हैं। इश्यूइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर इश्यू करते हैं उसको इश्यूइंग कंपनी के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टर, जो इंसान पैसा लगाता है उसको इन्वेस्टर कहते हैं, बस सिंपल। उसके बाद हमारा डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं जो शेयर्स जो कभी फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में हमारी जो सेबी है उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारी सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही होनी चाहिए और आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप सिक्योरिटीज़ में डील नहीं कर सकते। तो आपको डीमैट अकाउंट में फिजिकल फॉर्म में नहीं, सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखनी पड़ेगी। और इसका मेन पर्पस ये भी है कि आपके शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो जाएं, जल जाएं, चूहे कतर जाएं, उससे बचाने के लिए भी करा जाता है। एक बार इसको रीड करना है, रीड करने के अलावा इसको कुछ नहीं करना है, एक बार रीड कर लो आराम से तसल्ली के साथ, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से जान पाएँ। बहुत सिंपल टॉपिक है, चाहो तो उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी ये, ठीक है। सो चलो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओके, ओहो क्या बात है, केस स्टडी आ गई हमारे पास, देखते हैं। नेम दैट अकाउंट विच इज ओपन टू डू ट्रांजेक्शन इन शेयर्स एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द टू डिपॉजिटरी दैट इज अवेलेबल इन इंडिया। हम तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे भैया, कौन सा अकाउंट है जो शेयर में डील करने के लिए चाहिए, हमको पता है, हमको पता है, उसका नाम है डीमैट अकाउंट। और इंडिया की दो डिपॉजिटरी का नाम सीडीएसएल और एनएसडीएल, बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों पढ़ें क्वेश्चन को। अगला, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस, आल्सो गिव टू रीजन टू सुप्रिया व्हाई डीलिंग विद शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म हैज बीन स्टॉप्ड। देखते हैं, चलिए अब कोई प्रोसेस पूछिए तो पढ़ना पड़ेगा एक बार। सुप्रिया ग्रैंडफादर who was unwell called her and gave her a gift packet. Supriya opened the packet and saw many crumbled certificates inside. Her grandmother told her that they had been left behind her grandfather. Okay, तो भैया ग्रैंड मदर ने बुलाया, कहा कि यार दादाजी आपके नाम पर एक पैकेट छोड़ गए थे और उसमें देखना बड़े सारे शेयर्स वगैरह हैं। चलो अच्छी बात है भाई, देखा उसने, तो अब उसको पता नहीं था कि ट्रेडिंग जो है फिजिकल फॉर्म में तो होती नहीं। सुप्रिया वांट्स टू नो द प्रोसेस बाय अडॉप्टिंग विच शी इज इन अ पोजीशन टू डील विद दिस सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट तो उसे पता चल गया भैया शेयर वगैरह लिखे हुए थे उस पर, ठीक है। अब वो कह रही भैया फिजिकल फॉर्म में तो ये बेच नहीं सकते, तो क्या करूँ कि ये सारे के सारे मैं बेच पाऊँ। तो सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होती है शेयर की, उसका नाम है डीमैटेरियलाइजेशन। ये है प्रोसेस, ठीक है। जो अकाउंट होगा उसका नाम है डीमैट अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद दो रीजन देने हैं कि क्यों फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग रुक गई। तो भैया सुप्रिया जी, एक तो चोरी होने का डर बड़ा रहता है, चोरी हो जाए सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, आग लग जाए कहीं पर, अचानक से भीग जाएं, मिट जाएं, इंक है गायब होती चली जाए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज के टाइम में फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग नहीं होती, ध्यान रखेंगे। एक और देख लेते हैं, आकांक्षा की ग्रैंडफादर ने उसको गिफ्ट करे शेयर सीमेंट कंपनी के। ये सर्टिफिकेट जो है, ये कंपनी वर्किंग है अभी भी, सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में है। उसके बाद बैंक अकाउंट है और does not possess any other form of security. She wished to sell the share and approach registered broker for this purpose. Mention a mandatory detail which she will have to provide to the broker. मैंने मैंडेटरी डिटेल आपको बताई थी कि कंपलसरी आपको देना पड़ेगा, उसका नाम है पैन कार्ड या पैन नंबर आपको देना पड़ेगा। तो पैन कार्ड की डिटेल आपको देनी पड़ेगी मैंडेटरी, उसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। ऑल्सो मैंशन टू मोर इन्फॉर्मेशन
दोज शी विल हैव टू प्रोवाइड विद द ब्रोकर। और क्या है भैया, उसको अपना डीमेट अकाउंट के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई उसका डीमेट अकाउंट कहाँ है, कहाँ नहीं है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, और बताना पड़ेगा किस रेट पे वो शेयर बेचना चाहती है। ये डिटेल बता दे, बिक जाएगा डीमेट अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं। आशीष भाई देखते हैं, प्रोसेस पूछी गई है, अकाउंट वगैरह। चलिए वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आशीष सेलेक्ट अ पर्सन हु इज ऑथेंटिक टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ, ही इज अ रजिस्टर्ड ऑन SEBI, देन थ्रू हिज person Ashish open an account in the bank, then he takes the next step. He gave this person an order in which he specified the number and type of security to be bought or sold. The process moves forward. After getting the instruction from Ashish, the selected person buys and issued the paper. The paper contains the name and price of the securities, ब्रोकरेज चार्जेस, नेम, पार्टी वगैरह सब कुछ भी लिखा था। देन कम्स टू कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस, हेयर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इज डन बाय द सेलेक्टेड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ आशीष। चलो ठीक है, ओके, बढ़िया बात है। सारी डीमेट अकाउंट की पूरी प्रोसेस के बारे में आप कुछ नहीं। प्रोसेस जो हाईलाइट करी गई है भैया कुछ नहीं है, ये प्रोसेस है हमारी, दैट इज डीमैटेरियलाइजेशन की प्रोसेस है पूरी है हमारी, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर भी है हमारा ये पूरा, इसके अंदर जो मेंशन करा गया ट्रेडिंग प्रोसीजर पूरा मेंशन कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट जो खोला जाएगा, अकाउंट जो खोला है उसका नाम है डीमेट अकाउंट। भाई डीमेट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हु इज़ द रोल ऑफ बैंकर, बैंक का काम क्या है, बैंक एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। बैंक एक मीडिएटर का काम करता है और वो आपके जब डीमेट अकाउंट में कोई शेयर आता है तो उसके पैसे काट लेता है, जाता है उससे तो आपको पैसा दे देता है। रोल ऑफ पर्सन, जो पर्सन चूज हुआ है, पर्सन हुआ का नाम है ब्रोकर है, और ब्रोकर का काम क्या होता है आपको पता ही है, आपको गाइडेंस देना, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस, लास्ट स्टेज जो होती है पूरी प्रोसेस को उसका नाम होता है सेटलमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, जो लास्ट स्टेज होती है पूरी प्रोसेस में ट्रेडिंग प्रोसीजर में उसका नाम है सेटलमेंट, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलो आगे हमारा सेबी, सेबी एस्टैब्लिश हुआ, सेबी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। सेबी एस्टैब्लिश हुआ था टेलीप्लान 1988 में। इसका मेन पर्पस है रेगुलेट सारी फंक्शन, सेबी स्टॉक मार्केट की पूरी फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। 1992 को उसको एक लीगल स्टेटस मिल गया था, डेट ध्यान रखना। इसका लीगल असिस्टेंस है, परपीचुअल सक्सेशन है, पता ही आपको, अपने नाम पे जो करना चाहे कर सकता है, खरीदना चाहे खरीद सकता है, बेचना चाहे बेच सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, ठीक है। रीज़न सेबी क्यों बना था, तो भैया सेबी जो है वो 3 लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। मेन यही है हमारा, इशूअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडिएट, तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, ठीक है। इशूअर मतलब जो कंपनी शेयर, बेसिकली जो कंपनी शेयर मार्केट में पैसा लेने के लिए आई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इशूअर, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं इन्वेस्टर। और इंटरमीडिएट वो है जिनके थ्रू वो सभी लोग पैसा लगाने के लिए आए हैं, ब्रोकर्स, ठीक है। इन तीनों को ही इस तरीके से फैसिलिटेट करना कि तीनों को सेफ्टी मिले, इसके लिए हमारे सेबी को बनाया गया था। मेन पर्पस यही है, इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को बनाया गया था। चलिए ऑब्जेक्टिव क्यों बना सेबी का, पहला स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन को बनाने के लिए, दूसरा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और तीसरा इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करने के लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है भाई वो सुन लो ध्यान से। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कोई ऐसा इंसान ना हो, ठीक है, कि जो कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर तक लेकर आए ताकि कंपनी की इमेज खराब हो जाए, या फिर कोई इंसान ऐसा मौका ना उठा ले कि उसने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की ले ली और उसके बाद कंपनी के शेयर खरीद लिए और उसके बाद कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा भागने शुरू हो गए और उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए अगर भी हमारा टॉपिक ये है इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, तो पहले एक एग्जांपल ले लेना चाहिए। मान लीजिए मिस्टर राज हैं, ठीक है, वो रिलायंस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में पता चला कि रिलायंस जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है मार्च में, और उस प्रोजेक्ट के आने के बाद रिलायंस जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी इंडिया की और बहुत बढ़िया उसका शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मिस्टर राज को पता चल गया। अब मिस्टर राज खुद तो शेयर नहीं ले सकते, रिलायंस के तो अलाउड नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करा कि भाई तेरे पास जितना पैसा है ना, या जितना पैसा तो उधार भी ले सकता है या जो मर्जी कर पैसा अरेंज कर और रिलायंस के शेयर ले सकते, जितना ले सकता है उतने ले ले रिलायंस के शेयर। उसके रिश्तेदार ने उसकी बात पे भरोसा करते हुए रिलायंस के बहुत सारे शेयर ले लिए, ठीक है। अब अचानक से उसने रिलायंस के बहुत सारे शेयर ले लिया अचानक से, ठीक, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। जैसे ही वो अनाउंसमेंट पब्लिक हुई, रिलायंस का शेयर एक ही दिन में 20% ऊपर चला गया, 20% भाग गया, ठीक है। अब राज के रिश्तेदार ने, जिसने भी शेयर लिए थे, उसने 20% ऊपर जब शेयर गया उसने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। मान लो उसने 5 करोड़ रुपए का फायदा हो गया उसको, सीधा 5 करोड़ रुपए का फायदा, ठीक है। आधा उसने राज को दे दिया, आधा अपने पास रख लिया, चलो भाई ठीक है।
ये है इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की खबर बाहर तक पहुंचाना ताकि शेयर भागने पर हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसे होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी इसको रेगुलेट करता है, पूरा इसको देखता है कि भैया आज तक तो उस राष्ट्र के शेयरदार ने 1 रुपये का शेयर नहीं खरीदा था, अचानक से रातों रात उसको कौन सा सपना आ गया, कुछ रिलायंस के इतनी ह्यूज क्वांटिटी में शेयर ले लिए, कुछ तो गड़बड़ है। बस सेबी वहीं से पकड़ लेगा और उसके बाद कॉल वगैरह ट्रेस कर लेता है। सेबी के पास सब समझिए रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ को चेक करने की परमिशन है, तो वहाँ से पता करके फिर पेनल्टी लगाता है पूरा, ठीक है। इसको कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर उसके बाद कंट्रोल ओवर ब्रोकर, ब्रोकर सही से चल रहे नहीं चल रहे, झूठ इन्फॉर्मेशन तो नहीं रहे, उसको चेक करता है। ये भी कुछ हमारे इसी के फंक्शन है, इन्हीं को मॉडिफाई करके लिखा गया है। चलो अब इस आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शन कौन कौन से हैं? हमारे 3 तरह के सेबी के फंक्शन होते हैं, इन तीनों के हम जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों फंक्शन सेबी के हमारे, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन का नाम है रेगुलेटरी फंक्शन, अच्छे समझ के चलेंगे। रेगुलेटरी कुछ नहीं है, रेगुलेटरी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना। क्या बनाना? रूल्स एंड रेगुलेशन को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सेबी जिम्मेदार है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, ब्रोकर कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ब्रोकर को कैसे रिक्रूट करा जाएगा, किसको एप्लीकेशन मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। मतलब हर ब्रोकर, हर इंसान तो ब्रोकर नहीं बन सकता ना एक तरीके से। मान लो सेबी का हर इंसान चाहता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर बन जाए, सेबी कितनों की एप्लीकेशन पास करेगा, कितनों की रिजेक्ट करेगा, ये सब सेबी डिसाइड करता है। दूसरा, दिस इंटरमीडियरीज हैव बीन ब्रॉट अंडर रेगुलेटरी परव्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैव बीन मोर रिस्ट्रिक्टिव। रेगुलेटरी परव्यू का मीन्स है एक तरीके से सुपरविजन में, ठीक है। हर चीज़ सेबी के सुपरविजन में लाई जाती है, निगरानी में लाई जाती है कि सब कुछ सही से चल रहा नहीं चल रहा, सेबी इस पर निगरानी रख के चलता है। उसके बाद सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, मर्चेंट बैंक, इन सब के ऊपर निगरानी रखता है कौन? सेबी। जितने भी लोग स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो ब्रोकर हो, उन सब के ऊपर उन सब की फंक्शनिंग पे निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की है। इसके अलावा सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर कोई इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको भी कौन देखता है? सेबी। सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनीज, अगर आप किसी और कंपनी को खरीदते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, उसके सारे शेयर खरीद लेते हैं 100%, तो वो कंपनी आपकी हो जाएगी। इसको भी देखने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की है। सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्वायरी एंड ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के सारे जो भी अकाउंट चल रहे हैं, कितना आ रहा है, लोग कितने का माल खरीद रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, सब कुछ देखने की जिम्मेदारी किसके? सेबी की है। इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है, आज कितने का सेल परचेज हुआ, आज किसने कितने का खरीदा, कितने का बेचा, एज अ मैक्रो लेवल पे, इंसानी मैक्रो लेवल। इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, FII एंड DIA, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कितने की हुई ये भी सेबी बताता है आपको, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन का नाम यह है कि स्टॉक एक्सचेंज को और बेटर करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट और बेटर करने के लिए सेबी क्या क्या करता है। तो पहला पॉइंट है ट्रेनिंग कराता है इंटरमीडिएट्स की, जितने ब्रोकर है सबको ट्रेनिंग देता है, सब ट्रेनिंग पाएं, अच्छे से सीखें चीज़ों को। सेबी स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, फ्लेक्सिबल एडॉप्टेबल अप्रोच लेकर आता है। अब ये फ्लेक्सिबल एडॉप्टेबल अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने एक सेटलमेंट पढ़ी थी, T+2 सेटलमेंट। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप कोई भी सिक्योरिटी बेचते हैं तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आने में 48 घंटे 48 आवर्स लग जाते हैं, 2 डेज लग जाते हैं, ठीक है। सेबी अब इस पे काम कर रहा है कि वो T+1 सेटलमेंट लेकर आए और 2030 तक वो T+0 सेटलमेंट लेकर आए। अब ये T+0 क्या है? आपने शेयर बेचे 12 बजे, आप 1 बजे अपने अकाउंट के अंदर उस पैसे को पाएंगे। सो सिंपल, फ्लेक्सिबल अप्रोच, क्विक सेटलमेंट, हाथों हाथ सेटलमेंट। इससे लोग और ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि जब उनको लगता है कि भैया इमरजेंसी आती है, इन्वेस्ट करने की नीड है, अपना कभी बेचना है शेयर, तो हाथों हाथ बेच के पैसा ले लो बैंक अकाउंट में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 दिन लगते ही नहीं बिल्कुल भी, हाथों हाथ क्विक सेटलमेंट। उसके बाद सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। इंटरनेट ट्रेडिंग का मतलब भाई ऐप के थ्रू जो ट्रेडिंग होती है वो सारे ब्रोकर के थ्रू नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड ब्रोकर के थ्रू होती है, ठीक है। सेबी ने अंडर राइटिंग को ऑप्शनल कर रखा है। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? अंडर राइटिंग करी जाती है अंडर राइटर्स के द्वारा। जब 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता तो अंडर राइटर्स को कंपनी हायर करती है और अपना 90% पूरा करा लेती है। सेबी ने कहा भैया ये भी छोड़ो, ऑप्शनल कर दिया, होता है 90% तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा प्राइमरी मार्केट का, उसको भी सेबी देखेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी पहली बार नए नए शेयर इशू करती है ना, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहता है, ठीक है। अब हमारे कोर्स में नहीं कह रही है, लेकिन उसको भी सेबी देखती है। प्राइमरी मार्केट की मतलब हर एक एक्टिविटी को कौन देखती है? सेबी देखती है। उसके बाद इंटरमीडिएट्स को ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग देगी भैया, ट्रेनिंग लो।
और उसके बाद रिसर्च वगैरह डालना, रिसर्च करना, लोगों को जागरूक करना इसके बारे में, ये भी सेबी करता है। फिर है प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, मैनिपुलेशन एटसेट्रा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी प्राइस रिगिंग करती है। प्राइस रिगिंग का मतलब है अपने शेयर के प्राइस को खुद बढ़ाना। मार्केट नहीं बढ़ा रही, डिमांड सप्लाई से नहीं बढ़ रही, जानबूझ के कंपनी खुद ऐसी अफवाहें फैला रही है मार्केट में जिसको उसका प्राइस बढ़ जाए, इसको कहते हैं प्राइस रिगिंग। और इसके लिए सेबी पेनल्टी लगाता है, और रिलायंस के शेयर पे भी इसकी पेनल्टी लगी हुई है। इवन रिलायंस के शेयर पे भी अभी कुछ टाइम पहले 8 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी, 8 करोड़ रुपए की, प्राइस रिगिंग के चक्कर में, मैनिपुलेशन के चक्कर में। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। कंपनी कभी कभार अपनी कंपनी के शेयर का प्राइस खुद ही बढ़ाने में लग जाती है अपने आप ही, दैट्स कॉल्ड प्राइस रिगिंग। फिर है कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था, अंदर की बातें जब बाहर जाएंगी तो धमाका भी कुछ ज़्यादा ही होगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ के। तो इनसाइडर ट्रेडिंग कोई ना करे, और अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर पेनल्टी लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप लिया जाएंगे, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एडुकेट करा जाएगा इन्वेस्टर्स को कि भैया सोच समझ के कंपनीज में इन्वेस्ट करो, सही से कंपनीज में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद कंपनी में इन्वेस्ट करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हुए ना इन्वेस्ट करो, ठीक है। फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, ठीक है। सेबी गाइडलाइंस लेकर आता है इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर के उसमें, कि कभी भी कंपनी जो है मिड टर्म के अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर सकती बिल्कुल भी। इंटरेस्ट डिवेंचर आपको पता ही है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट होता है ना, तो कंपनी कभी भी मिड टर्म में डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं कर सकती। अगर उसने 6% डिवेंचर इशू करे तो 6% देना पड़ेगा, आप उसको 5% नहीं कर सकते। ये भी सेबी इंश्योर करता है। और मेन तो वही है, जितने भी इन्वेस्टिगेट करें केसेस इन्वेस्टिगेट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग के। 90% इस चैप्टर से इनसाइडर ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन आता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला जब भी क्वेश्चन आए और पूछा जाए कौन से फंक्शन है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो हमारे फंक्शन आते हैं, एक तो सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शन, क्योंकि जब तक मैं ऑडिट नहीं करूंगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। और उसमें सजा जब भी दी जाएगी उसके लिए आएंगे हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन। इस बात को ध्यान रख के चलना, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके चलेंगे। चलिए, सेबी का स्ट्रक्चर है पूरा। सेबी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह काम करता है, उसके 5 डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग डायरेक्टर हैं। सेबी का मुंबई में ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस कोलकाता, चेन्नई में भी, दिल्ली के अंदर भी है। सेबी एडवाइजरी कमेटी है, प्राइमरी सेकेंडरी को एडवाइस भी देके चलता है पूरी। और सेबी के अंदर बहुत सारे मार्केट प्लेयर भी हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है 2 कमिटीज़ का, रेगुलेशन बनाना, डेवलपमेंट पे काम करना, ठीक है, सारी डिटेल देके चलना, लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन करना। बस एक बार रीड करने वाला है, ये याद मत करना बिल्कुल भी। चलो केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 फटाफट। नेम द रेगुलेटरी बॉडी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू सेटअप। रेगुलेटरी बॉडी भाई पूरे चैप्टर में एक ही है हमारी, उसका नाम है सेबी, अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, यही तो है और कुछ थोड़ी ना है। नेक्स्ट, ओके, आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट टाइप परफॉर्म बाय सेबी इन द अबव केस। ओके, सेबी ने कोई फंक्शन परफॉर्म करा है, देखते हैं कौन सा। एबीसी लिमिटेड इश्यूड प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर of for 800 crore in 2018. The issue was oversubscribed by 10 times. The company issued shares to all applicant on pro rata basis. ये तो आपको पता है pro rata basis क्या होता है. Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement about the management of the company. In it, SEBI imposed penalty of ₹3 crore and banned its 3 executive director for dealing in securities market for 3 years. फंक्शन कौन सा परफॉर्म करा है, तो देखो भैया सेबी को जब भी ये चेक करा जाएगा ना पूरा, देखो जहाँ पेनल्टी की बात आती है, पेनल्टी इम्पोज करना, वहाँ हमेशा प्रोटेक्टिव फंक्शन आता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी पेनल्टी लगाई जाए, इस बात को ध्यान रख के चलना, पेनल्टी का मतलब क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, भूलना बिल्कुल नहीं है। और जहाँ इंस्पेक्शन की बात आए, इंस्पेक्शन कर रहा, ये हमेशा रेगुलेटरी फंक्शन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये 2 वर्ड को ध्यान रख लो हर हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी इंस्पेक्शन की बात आए, रेगुलेटरी फंक्शन, जहाँ भी पेनल्टी की बात है, पेनल्टी लगाई, वहाँ हमेशा प्रोटेक्टिव फंक्शन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लिए। By quoting the lines from the above paragraph, identify and state any 2 functions that were performed by SEBI. Okay, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Mr. Sajal Nehra was chairman of Taran Bank. The bank was earning good profit. Shareholders were happy, and the bank was paying regular dividend. The market price of the share was also steadily rising. The bank is about to announce taking over the Vena Bank. Mr. Sajal Nehra knew about the share price of Taran Bank would rise on this. एक बैंक दूसरे बैंक को ओवरटेक कर रहा है, तो भैया जो बैंक ओवरटेक कर रहा है भैया उसका शेयर का प्राइस तो भागेगा, एक्सपेंशन हो गया ना। ये जो भाई साहब है ना, सज्जन नेहरा चेयरमैन है इस बैंक के, इन्हें पता था बैंक का जो शेयर है वो भागेगा, ठीक है। न्यू ओके अनाउंसमेंट है ना,
Mr. Sajjan knew that the share price of Taran Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy the shares of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to invest 5 crore in the share of his bank, promising the capital gain. As expected, share price went up by 40% and the market price of the Sudhir share went up to 7 crore. He earned a profit of 2 crore, okay, and gave 1 crore to Mr. Sajjan Lehra and kept 1 crore with himself. On regular inspection and conducting inquiry of the brokers involved. The Security Exchange of Board of India was able to detect this irregularity. SEBI imposed a heavy penalty. अभी पीछे बता रहे, याद करो, जहां भी इंस्पेक्शन इंटेरोगेशन करेगा SEBI, वहां आएगा कौन सा फंक्शन? रेगुलेटरी, ठीक है। और जहां लग जाए पेनल्टी, वहां हमेशा कौन सा आएगा? प्रोटेक्टिव फंक्शन। इस बात को ध्यान रख के चलना। बस ये है हमारा, लाइन कोट कर देना। चैप्टर हो गया इसी के साथ हमारा समाप्त। ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयार करना है चैप्टर को। इससे मेन जो टॉपिक है हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन में, वो फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है डायरेक्ट में, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग प्रोसीजर आ सकता है आपके केस स्टडी के रूप में, और ये जो SEBI के फंक्शन है ये भी आ सकते हैं केस स्टडी के रूप में। इस हिसाब से इनको तैयार करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।